हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके मोस्ट डेरिवेशन का ये जो सीक्वेंस है, ये आज इसका 10वां दिन है, जिसके अंदर आज दो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, यानी कि धारावाही परनलिका के स्वाप्रेरकत्व का सूत्र और साथ ही साथ दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का फार्मूला। ठीक है, तो ये दोनों अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और एक बात फिर हम आपको स्पष्ट और क्लियर कर दें कि बच्चों, अगर आप ये सेशन यानी कि ये जो सीरीज चल रही है चैप्टर 1 से लेकर पूरा 14 तक का, अगर इस सीरीज को पूरा आप अच्छे से देखते हैं, तैयार करते हैं, तो आपका 35 नंबर बेटा कहीं नहीं गया है। 35 नंबर आपके बिल्कुल झोली में है, 35 नंबर आपके हाथ में। ठीक है, और बाकी के रहे जो 35 नंबर एमसीक्यू, न्यूमेरिकल और बाकी तमाम चीजों से, तो वो भी हम आपको करवा देंगे। यानी कि 70 में 70 आप पूरा आराम से पा सकते हैं अगर आप एक भी सेशन मिस नहीं करेंगे और सारे जिस तरीके से आपको बताए जाएंगे अच्छे से तैयार करते चलें। ठीक है, चलिए, तो सभी बच्चे एक बार फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे लाइव सेशन के अंदर मैक्सिमम बच्चे लाइव आ सके। तो आज के इस लाइव का टारगेट है बच्चों 250। ठीक है, तो 250 प्लस बच्चों की लाइव उपस्थिति जो है चाहिए आज के इस सेशन में। तो देखते हैं आप लोग ये संख्या कहां तक पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। ये रहा पहला क्वेश्चन, धारावाही लंबी परिनलिका के स्वाप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई धारावाही परिनलिका, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई धारावाही परिनलिका, ठीक, जिसके अंदर क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें फेरों की जो संख्या है वो कितनी है, कैपिटल एन है। इस परिनलिका की लंबाई कितनी है, मान लेते हैं स्मॉल एल है। परिनलिका की लंबाई कितनी है, स्मॉल एल। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो दो लाइन इसके लिखते हैं, और इसके परिनलिका के ये जो अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का क्षेत्रफल है, ये चीज ठीक है, अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये जो मोटाई दिख रही है मान लेते हैं ए है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल लिख लो। माना कोई एल लंबाई की धारावाही परिनलिका है। ठीक है, जिसमें फेरों की संख्या परिनलिका है, जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन है। ठीक है, कैपिटल एन है। ठीक, और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब अगर धारावाही परिनलिका की लंबाई L है, इसमें फेरों की संख्या N है, तो परिनलिका के एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी तब, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, परिनलिका के एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल N अपान L। कैपिटल N अपान L यानी कि फेरों की कुल संख्या बटे परिनलिका की लंबाई। ठीक है, तब
परनलिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परनलिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई। अब n का मान यहां पे आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम n का मान यहां रख दें बेटा, तो n का अगर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू म्यू जीरो कैपिटल N बटे L इंटू आई। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहां तक बात सबको स्पष्ट, क्लियरली समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो अब ये हो गई क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो परनलिका के एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, परनलिका के एक फेरे से संबंधित, एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, वी ए, क्या होता है, वी डॉट ए, ठीक है। जहां ए, अच्छा एक चीज मैं लिखा हूं कि नहीं, फेरों की संख्या ए है और तथा परनलिका के अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, यहां पे लिख लेना, ठीक है। तथा परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, ठीक है, ठीक। तो अब बी का मान रखो, फाई बराबर वी का मान कितना, म्यू जीरो कैपिटल एन बाई एल इंटू आई और इंटू ए। तो फाइनली क्या हो गया, म्यू जीरो एन आई ए बाई एल, ठीक है। ये एक फेरों से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, एक फेरों से संबंधित अब चूंकि परनलिका में कितने फेरे हैं, n फेरे, चूंकि परनलिका में ऊपर पहले ही मान रखा गया कैपिटल N फेरे हैं, कैपिटल N फेरे हैं, ठीक है। तब कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर, इसको मान लेते हैं क्या, कुछ दूसरा मान लेते हैं, फाई, ठीक है, या एक फेरों से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई मान लें या क्या माने, चलो एक फेरों से संबंधित है तो इनिशियल टाइप में मान लेते हैं फाई जीरो, ठीक है, फाई जीरो, ठीक है। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, n इंटू फाई जीरो, क्योंकि एक फेरे से संबंधित अगर फाई जीरो है तो n फेरे से संबंधित कितना हो जाएगा, n गुणे फाई जीरो। अब फाई जीरो का मान रख दो, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर n म्यू जीरो, सॉरी n इंटू म्यू जीरो n आई ए बटे l। तो n क्या हो गया, n स्क्वायर या म्यू जीरो n स्क्वायर आई इंटू ए बटे एल, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। आई बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया। हमें निकालना क्या, कुंडली का स्वाप्रेरकत्व, ठीक है। तो स्वाप्रेरकत्व, अतः कुंडली का स्वाप्रेरकत्व L बराबर क्या होता है, फाई अपान, बोलो L बराबर क्या होता है, फाई अपान आई, फाई का मान रख दो, म्यू जीरो n स्क्वायर आई ए बटे एल और नीचे डिवाइड बाई क्या है, बटे एल और नीचे डिवाइड बाई है आपका आई। तो आई से आई कैंसिल हो गया, फाइनली हमें मिला क्या, फाइनली जो हमें मिला L बराबर म्यू जीरो n स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है। यही आ गया हमारा किसी भी धारावाही परनलिका के, ठीक है, किसी भी धारावाही परनलिका के स्वाप्रेरकत्व का सूत्र, ठीक है। स्वाप्रेरकत्व का सूत्र या स्वाप्रेरक गुणांक आ गया L, ठीक है।
और इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। ठीक है, क्या होता है? हेनरी। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके। अगर मान लो यहीं पे आपसे क्या किया गया, परनलिका की अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल ना देखकर परनलिका की त्रिज्या अगर मान लो गिवन है, ठीक है, यदि परनलिका की त्रिज्या गिवन है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यदि परनलिका की त्रिज्या, यदि, चलिए आगे लिखता हूं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, यदि परिनलिका की त्रिज्या, यदि परिनलिका की त्रिज्या r है तब a बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तब स्वप्रेरित गुणांक L बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो n स्क्वायर, a की जगह आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे L। ठीक है, यदि परिनलिका के बीच, यदि परिनलिका के बीच वायु की जगह कोई अगर आपका चुंबकशीलता, ठीक है, म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता का अगर कोई पदार्थ भर दिया जाए तो म्यू नॉट की जगह म्यू आर हो जाएगा बस। ठीक है, आई बात समझ में? चुंबकशीलता वाला अगर कोई दूसरा पदार्थ भर दिया जाए या म्यू आर चुंबकशीलता का कोई पदार्थ भर दिया जाए, ठीक है, चलिए लिख देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर जी लिखते नहीं है। यदि परिनलिका के भीतर, हालांकि इतना जरूरी नहीं है, यदि परिनलिका के अंदर म्यू आर चुंबक शीलता का कोई पदार्थ हो, कोई पदार्थ हो, तब स्वप्रेरित गुणांक L बराबर म्यू जीरो की जगह म्यू आर हो जाएगा n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बटे L। ठीक, तब आपका ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक, तब आपका ये सूत्र निकल के आ जाएगा, इसका भी मात्रक हेनरी, इसका भी मात्रक हेनरी। ठीक है, दोनों का मात्रक क्या होगा, हेनरी होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? बोलो, यहां तक सबका क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, बेटा आप सभी लोग शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शुभम क्लासेस के क्रैश कोर्स पर अभी आपको मिल रहा है 1 शॉर्ट वीडियो, पिछले 3 साल का पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, रिवीजन क्लासेस मिल रही है। अभी अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो अभी बैच की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 499 है, और अभी ज्वाइन करने पर आपको ब्रह्मास्त्र बैच के साथ साथ टॉप 100 बैच भी बिल्कुल फ्री में मिलता है। ठीक है, टॉप 100 बैच और इसके साथ साथ में ब्रह्मास्त्र बैच दोनों आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच जो कि आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, इसके अंदर आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि रामबाण एक तरीके से। इसमें ऐप में क्वेश्चन के साथ साथ आंसर का भी पीडीएफ आपको मिलेगा, क्वेश्चन तुरंत उसके जस्ट बाद आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का पूरा कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं तो सभी लोग बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि वापस से दोबारा आपको इस प्रकार से यानी कि ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। आज ही सभी लोग बैच से जुड़ें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आपको पेमेंट करने में कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये शुभम क्लासेस के वो बच्चे हैं जो पिछले साल टॉप 100 बैच से जुड़कर अपने बोर्ड एग्जाम में बच्चों ने मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं। इनके नाम, रोल नंबर, परसेंटेज जैसे कि आप देख रहे हैं, हरिचरण यादव, अमन कुमार मौर्य, सुमित यादव, कीर्ति वर्मा, ठीक है, सुंदरम यादव, समीर मौर्य, अंजनी कुमार गुप्ता, अस्मित गुप्ता, ये वो बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं। कुछ 10th के हैं, कुछ 12th के हैं। आप गूगल पे इनका रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र। ठीक है, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र। अब वहां स्वप्रेरकत्व निकाला गया था, अब यहां निकाला जाएगा अन्योन प्रेरकत्व। ध्यान से देखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल संख्या आप लोगों की कम हो रही है। ठीक है, संख्या बिल्कुल मेंटेन करके रखिए, एनर्जी लास्ट तक बनाए रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए
ये रहा। जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिए, देखिए एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा इसमें। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें समझाएंगे। अगर दो समतल कुंडली के अलावा कुछ और भी पूछता है, ठीक है, पर्णलिका के अंदर अगर पर्णलिका है उस प्रकार का क्वेश्चन पूछता तो वो भी आप आसानी से कर ले जाओगे। बस एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई समतल कुंडली है, ठीक है, चलो थोड़ा सा सर्किल के रूप में ही ले लेता हूं, ठीक। जैसे मान लीजिए ये कोई कुंडली है, ठीक है, ये इसका केंद्र है। अब इसी को केंद्र मानकर, यानी कि संकेंद्रीय एक कोई दूसरी कुंडली है, एक कोई दूसरी कुंडली है, ठीक है। मान लेते हैं ये पहली कुंडली, इसकी त्रिज्या कितनी है, R1 है। ये दूसरी कुंडली, इसकी त्रिज्या कितनी है, R2 है, ठीक है। एक पहली कुंडली हो गई, एक दूसरी कुंडली हो गई। पहली कुंडली की त्रिज्या कितनी है, R1 है, और दूसरी कुंडली की त्रिज्या है वो कितनी है, R2 हो गई, ठीक। या आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे पहला इसको मान लो, चाहे दूसरा इसको मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ठीक है, आएगी बात समझ में? चलिए, हाँ, एक खास चीज का ख्याल आप लोगों को रखना है, ठीक है। एक खास चीज का ख्याल आपको रखना है कि अगर कोई आपका वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है, तो इस कुंडली के बाहर, ठीक है, वृत्ताकार अगर कुंडली है तो केवल और केवल कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। बाहर कुंडली, बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से अगर आप जब भी धारा प्रवाहित करेंगे तो बाहर वाली कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, अंदर वाले में नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में? अन्योन प्रेरण के लिए, अन्योन प्रेरण का सूत्र निकालते समय आप ये काम मत कर देना कि अंदर वाली कुंडली में धारा प्रवाहित कर देना, ठीक है। तो अंदर वाली कुंडली में अगर आप धारा प्रवाहित करोगे तब आपका पूरा का पूरा आंसर, यही कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा, तो बाहर आप जब का चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा तो कोई भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? सारा खेल चुंबकीय फ्लक्स का, ठीक है। चलिए चलिए मानते हैं, माना दो समतल कुंडली जिनकी त्रिज्या क्रमशः माना दो समतल कुंडली जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 व इनमें फेरों की संख्या क्रमशः, इनमें फेरों की संख्या क्रमशः, फेरों की संख्या क्रमशः N1 व N2, N1 व N2, ठीक है। आई बात समझ में? जो संकेंद्रीय है, ठीक है। या आप एक लाइन यहां पे भी लिख सकते थे, चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है। R1 व R2 है, R1 व जो कि संकेंद्रीय है, यानी कि इनका जो केंद्र है एक ही है, O, जो संकेंद्रीय है, जो संकेंद्रीय है, ठीक है। तथा इनमें फेरों की संख्या क्रमशः, तथा इनमें फेरों की संख्या क्रमशः, फेरों की संख्या क्रमशः N1 व N2, N1 व N2, ठीक है। माना दूसरी कुंडली R2 में हमने क्या कहा, धारा हमेशा बाहर वाली कुंडली में प्रवाहित करोगे, अंदर वाली में नहीं, ठीक। चलिए, माना
दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा R1 है, दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा R1 है, कितना है, धारा का मान I1 है या I है, ठीक है, I है। तो अब इस I धारा के कारण, या माना दूसरी कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, प्रवाहित धारा का मान I है, अतः कुंडली के केंद्र पर, ठीक है, जिसके कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान V इक्वल टू म्यू जीरो, कितना होगा, म्यू जीरो अपान 2 इंटू I बटे R। अब दूसरी कुंडली में प्रवाहित हो रही था, दूसरी कुंडली की त्रिज्या कितनी है, R2, कितनी है, R2। तो क्या हो गया फार्मूला, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो बाई 2 इंटू I बटे R2। अब इसमें फेरों की संख्या कितनी है, N2 है, ठीक है, इसमें फेरों की संख्या कितनी है, N2 है, तो अब यहां पे N2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक, चलिए। तो अब जब चुंबकीय क्षेत्र मिल गया हमको, ये हो गया समीकरण नंबर। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये हमारी पहली वाली कुंडली स्थित है, यानी कि जिसकी त्रिज्या R1 है, इस चुंबकीय क्षेत्र में हमारी पहली कुंडली स्थित है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है यहां तक, माना यह चुंबकीय क्षेत्र पहली वाली कुंडली के, ठीक है, पहली वाली कुंडली के तल में एक समान रूप से वितरित है, या एक समान रूप से या संपूर्ण तल में एक समान है, ठीक है, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र R2 है तो V2, तो चुंबकीय क्षेत्र V2 के कारण पहली कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र V2 के कारण, चुंबकीय क्षेत्र V2 के कारण पहली कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स φ1 बराबर कितना हो जाएगा, V2 इंटू A1, यानी कि दूसरी कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और पहली कुंडली का क्षेत्रफल, ठीक है, आगे बात समझ में। तो जिस कुंडली के कारण या जिस कुंडली से संबंधित आप चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं उसका क्षेत्रफल लिया जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र कितना था, V2 था, तो V2 गुणे A, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करिए, V2 का सिंपल मान रख दीजिए, ठीक है। तो अब आपका निकल के आ जाएगा φ1 बराबर V2 का मान कितना है, म्यू जीरो N2I बटे 2R2 और इंटू A का मान कितना हो जाएगा, A1 यानी कि पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका φ1 का मान निकल के आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं यहां तक, बोलो यहां तक सबका क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, ठीक है। चलिए, तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, म्यू जीरो अपान 2I बटे R2, ठीक है, इनटू यहां पे हम कर सकते हैं, बाहर कर दें पाई N2 R1 स्क्वायर, देखो म्यू जीरो बटे 2 I बटे R2 को एक साथ कर लिया, ठीक है, और R1, ठीक है। अब आगे देखिए भाई, ध्यान से देखो, क्लियर है,
प्रॉपर ढंग से समझ में आया? या तो एक काम करो, ये जो पाई R1 है, पाई R1 है, इसको अंदर कर दो। रुको या छोड़ो यार, कोई जरूरी नहीं, यही छोड़ दो, ठीक है। ये बना लो आप समीकरण नंबर 2, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। पता चला जो है इसको अरेंज करने उसको अरेंज करने के चक्कर में जो है गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल जो जैसे है उसको वैसे ही रहने दो, एकदम कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए हो गया। अब हमें निकालना क्या है? अन्योन प्रेरण, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। अतः कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक, अतः कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व या इसको म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं, उसे लिखते हैं एम से। एम बराबर क्या हो जाएगा? एम बराबर जो फार्मूला होगा आपका क्या होगा? बोलो। m बराबर जो फार्मूला होगा वो आपका क्या होगा? फार्मूला होगा N1 φ1 अपान N1 φ1 अपान धारा, ठीक है। धारा कितनी? I, ठीक है। N1 φ1 अपान I। अब सबका मान रख दो, N1 है या φ1 का मान यहां रख दो। अब φ1 का मान समीकरण 1 से इसमें रखने पर, ठीक है, φ1 का मान रखने पर तो बेटा अगर आप φ1 का मान रखोगे तो m बराबर क्या हो जाएगा? N1 φ1 μ0 N2 I पाई R1 स्क्वायर, नीचे आपका बचे है 2R2 और नीचे आपका I है तो बटे I भी है, तो I से I कैंसिल, ठीक है। ठीक है, ये तो ये हो गया। या एक सेकंड, बटे कितना है? 2R2 टोटल का बटा कितना है? I से I कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा? फाइनली हमको मिल गया m बराबर ऊपर बचा μ0, ठीक है। N1 N2 का एक साथ कर लो, μ0 N1 N2, आगे क्या है? पाई R स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, नीचे और कुछ बच रहा है 2R1 2R2, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये जो है फाइनली अगर देखा जाए तो ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया इस, ठीक है। अब इसी को क्या किया गया? बहुत सारे बुक में इस तरीके से अरेंज किया गया होगा, μ0 अपान 2, ठीक है, μ0 अपान 2 इंटू पाई R1 स्क्वायर बटे R2 और गुणे N1 N2, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है N1 N2 को बाहर कर दो, N1 N2 को उठा के बाहर कर दो, ठीक है। तो N1 N2 को बाहर कर दिए तो ये अरेंज फॉर्म मिल गया, ठीक है। तो ये है हमारा दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र। इसका भी मात्रक क्या होगा? हेनरी। इसका भी मात्रक क्या होगा बच्चों? हेनरी होगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी लॉजिक देखो समझने का। यहां तक बात समझ में आई? जल्दी बोलो हाँ या ना। चलिए एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। निकालना क्या है? दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र, ठीक है। तो हमने मान लिया दो कुंडलियां जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, जो कि संकेंद्रीय हैं, ठीक है, एक ही केंद्र है इनका, ठीक। अब हम मान लिए कि पहली त्रिज्या में फेरों की संख्या N1, दूसरी त्रिज्या कुंडली में फेरों की संख्या N2 है, ठीक। अब दूसरी वाली कुंडली में अगर प्रवाहित धारा का मान I है तो इस I धारा प्रवाहित होने के कारण दूसरी कुंडली के केंद्र, दूसरी कुंडली का केंद्र क्या है? O है, और पहली का भी केंद्र O है, ठीक है। तो दूसरी कुंडली के केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V2, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र V2 की वजह से हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ, एक चीज ये है कि आपकी किताब और आपकी जो आपका नोट्स होगा उसमें क्या है ना कि ये R1 R2 चेंज होगा, ठीक है। तो अगर R1 R2 चेंज होगा तो V1 V2 भी बदल जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसके लिए कोई कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना या कोई ये चीज मत पूछने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगर कोई क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूं तो पूछोगे क्यों कि सर जी जो है B1 हमारी किताब में B1 दिया है, ठीक है,
तो वो B1 इसलिए दिया है कि जो बड़ी वाली कुंडली है उसकी त्रिज्या जो मानोगे, ठीक है, उसी में धारा प्रवाहित करोगे। तो जब जिसमें धारा प्रवाहित करोगे तो उसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक। तो हमने V2 में दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित की है, तो इसलिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र V2 है, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये पहली वाली कुंडली है, तो पहली कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, पहली कुंडली है तो इसलिए चुंबकीय फ्लक्स को भी हमने φ1 लिखा। φ1 बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, किस कुंडली से संबंधित निकाल लिया चुंबकीय फ्लक्स, तो पहली कुंडली से संबंधित, तो पहली कुंडली का क्षेत्रफल, ठीक है। अब चुपचाप φ2 का मान रख दिया गया, φ2 का मान रख दिया गया, और उसके बाद क्या किया गया, अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र अप्लाई किया गया। तो अन्योन प्रेरकत्व गुणांक या अन्योन प्रेरण गुणांक बराबर क्या होता है, m बराबर होता है N1 φ1, ठीक है। अब बुक में क्या होगा, यहाँ N2 φ2 होगा, क्या होगा, N2 φ2 होगा, लेकिन हमने N1 N2 उल्टा कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, N1 φ1 बटे I, N1 φ1 बटे I, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ से हम φ1 का मान रखेंगे, ठीक है, φ1 का मान रखेंगे। अच्छा, कैसे समझ में आया कि N1 लगेगा φ1 लगेगा, जो चुंबकीय फ्लक्स निकला है उसी से रिलेटेड फार्मूला, φ1 निकला है तो यहाँ पे m बराबर N1 φ1 बटे I, ठीक है। कुल चुंबकीय फ्लक्स में I से भाग कर देना, तो ये तो φ1 निकला है, अब इसी में N1 फेरों की संख्या से गुणा किया और बटे I से भाग कर दिया गया, ठीक है। चलिए, तो फाइनली ये सूत्र निकल के आ गया, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है, बोलो हाँ या ना। जिस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी वो उसकी त्रिज्या नीचे रहेगी, और जिसके कारण निकलेगा, ठीक है, जो उसके अंदर रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो ये सूत्र आ गया, ठीक है। तो ये दोनों थे बेटा इंपॉर्टेंट। तो सभी बच्चे एक बार इस सेशन को जो है रिपीट कर लेना, सभी से रिक्वेस्ट है इस सेशन को आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, जिससे इस चैप्टर का ये क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। ओके बच्चों, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सारे ये दोनों डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आए या नहीं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।